नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। हमारे राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। घटसाना तहसीलदार बबीता ढिल्लों के खिलाफ बार एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बार एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि तहसीलदार का रवैया पक्षपातपूर्ण और अनुचित है। वकीलों की राय है कि तहसीलदार वकालतनामे को अस्वीकार कर रही है। देखिए बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतपाल बिश्नोई ने क्या कुछ कहा। घटसाना से निशांत सतराना की रिपोर्ट में। हमें बार जो आई है आज तहसीलदार की कार्यशैली के खिलाफ आई है। तहसीलदार जी का व्यवहार है जो बहुत नेगेटिव प्रकृति का है। कोई भी देवता जाता है तो वकालतनामा में नहीं लेते हैं और मिस व्यवहार करते हैं। अंदर किसी इंसान को लेके बैठे हैं कि हमारी कोई पर्सनल वार्ता हो रही है, जो कि कोर्ट के अंदर ये नहीं हो सकता है। आप चैम्बर में ये कर सकते हो। अधिवक्ता का जो शीत प्रकरण है उसमें दो माह पहले ऑर्डर कर देते हैं और कहते हैं आगे तारीख है बैक डेट का ऑर्डर करते हैं और 2 माह बाद पता लगता है कि बैक डेट में ऑर्डर ही हो गया। हमें तारीख दे देते हैं 2 माह आगे की और बैक डेट में ऑर्डर हो जाता है। कितने समय से ये चल रहा है? ये लगभग 3-4 महीने से चल रहा है। और क्या आश्वासन मिला है एडीएम साहब ने ये कहा है कि हम बुला के उनको समझाएंगे। अगर व्यवहार में चेंज नहीं आएगा तो फिर हम कलेक्टर साहब और रेवेन्यू मिनिस्टर के पास जाके इनकी शिकायत करेंगे। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली के 140 विद्यार्थियों का दल पीएम श्री योजना के अंतर्गत ग्रीन स्कूल गतिविधि के तहत प्राकृतिक स्थलों के 1 दिवसीय भ्रमण हेतु बुधवार को रवाना हुआ। प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीणा ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट में। पीएम श्री विद्यालय के अंतर्गत हमारे विद्यालय का चयन है। ये द्वितीय वर्ष है उस विद्यालय का। इसमें हरित विद्यालय के अंतर्गत 17,000 रुपये में सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त हुए और उन पैसों का यूटिलाइज करने के लिए पीएम श्री विद्यार्थियों में 6 से 12 के स्टूडेंटों का कक्षावार चयन करके उन विद्यार्थियों को कोटा की ओर 156 विद्यार्थियों को कोटा के लिए रवाना किया गया और 56 जो विद्यार्थी थी बालिकाएं, उनको ग्रीनरी दिखाने के लिए हम हाईटेक नर्सरी देवड़ावास के लिए भ्रमण के लिए भेजा गया है ताकि उनका बागवानी में रुचि बढ़ सके और उनका ज्ञान प्राप्त कर सके। मंगलवार को डूंगरपुर नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत तालाब की पाल से लेकर कलेक्टर कार्यालय रोड पर अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें स्थायी तौर पर लोहे के कैबिनों में और लारियों में आवश्यक उपयोग का सामान रख बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे लोगों का सामान जब्त कर उन्हें उस जगह से बेदखल करने का मामला सामने आया है। गुस्साए लोगों ने एक राजनीतिक दल बाप पार्टी के एक नेता के समर्थन में बुधवार को नगर परिषद का घेराव करते हुए नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और सभापति को ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। आज किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, ये मूल बात यह है कि पिछले अक्टूबर माह के अंदर नगर परिषद के द्वारा एक आदेश निकाल करके जो छोटे ठेला व्यापारी है उनको निकालने का उठाने का काम इस नगर परिषद के द्वारा किया था। लेकिन हॉकर्सन एसोसिएशन जो है और तमाम जो लोग हैं, प्रगतिशील जो लोग हैं, उनके द्वारा इस आंदोलन को चला करके उन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई थी। बावजूद इसके अभी तुरंत आज इसी माह में कल हमको पता चला मीडिया के मार्फत की नगर परिषद के द्वारा इन छोटे व्यापारी के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। तो आज जिस तरीके से ये आज जो धरना यहाँ कलेक्टर के बाहर जो दिया जा रहा है, मूलतः हमारी मांग यही है कि जिस तरीके से नगर परिषद जो कार्रवाई इन गरीब जो आदिवासी हैं, जो ठेला व्यापारी हैं, कहीं न कहीं से किसी तरह के छोटा मोटा धंधा करके अपना गुजारा चल रहा है, तो इन लोगों की रोजी रोटी उखाड़ने का जो काम इस नगर परिषद के द्वारा जो किया जा रहा है, उसके सख्त विरोध में हम यहाँ धरना प्रदर्शन अभी सांकेतिक रूप से कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अभी हम व्यापक रूप से पूरे जिले भर के अंदर जो जितने भी व्यापारी उन सबको इकट्ठा करके बड़ा आंदोलन करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, हम निश्चित तौर पर यह चेता देना चाह रहे हैं इस डूंगरपुर की जिला परिषद की नगर परिषद, इस डूंगरपुर के जिला प्रशासन को ये हम साफ तौर पर कह रहे हैं खुले मन से कि जिस तरीके से इन गरीब के खिलाफ में जो आपने जो कार्रवाई का जो अभियान चला है, ये जो डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, उनके इशारों पर ये जो लोग यहाँ जो नगर परिषद के अंदर जो बीजेपी का बोर्ड है, इनके इशारे पर ये सभापति जो जिस तरीके से कार्रवाई का काम चला रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से जो पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद साहब ने फोन किया था और उनका बयान आया कि आप उनके अपने घर पे ले जा करके उनको बड़ा कर दीजिए। जिस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट करके जो इनके व्यापारियों के खिलाफ में जो उन्होंने कदम उठाए, उसका हम सख्त विरोध करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर आज से लगा करके हम डूंगरपुर जिले के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को, इस प्रशासन को और इस नगर परिषद के प्रशासन को झुका करके मानेंगे। जब तक हम अपनी मांगे नहीं मानेंगे तब तक आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। हमने नगर परिषद के अंदर यथावत रूप से उनका जो कमेटी होता है, हमने उनको चेताया था कि आपकी कमेटी की मीटिंग करने के बाद में बिना परमिशन के जो उनका कमेटी बनेगा, उनकी बिना परमिशन के कोई भी ठेला व्यापारी पर कार्रवाई नगर परिषद नहीं कर सकती।
ये बात हमने साफ तौर पर अक्टूबर माह के अंदर उनको कही थी। और आज जिस तरीके से उन्होंने जो बयान जारी करके जो ये कहा है उसके खिलाफ में हम आंदोलन बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं। और आज अभी हम धरना दे रहे हैं और अभी एसडीएम महोदय को हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में हम साफ तौर पर खुली चेतावनी देंगे कि हमारे खिलाफ में अगर कार्रवाई कही बिना अनैतिक रूप से जिस तरीके से उन्होंने हटाने का प्रयास किया है उसके खिलाफ में हम खड़े हैं। किस लिए धरना दिया गया है? आज डूंगरपुर शहर के फुटकर व्यापारी की द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर परिषद दोनों हमारी डूंगरपुर शहर के 3000 फुटकर व्यापारी हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जो है जबरान हटाया जा रहा है। जबकि जो है इन फुटकर व्यापारियों के लिए संरक्षण अधिनियम 2014 में बना हुआ है। उनको एक अधिकार देता है कि आप शहर और स्ट्रीट के अंदर अपना व्यापार करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं। लेकिन डूंगरपुर जिला प्रशासन और नगर परिषद डूंगरपुर दोनों एक तनाशाही रवैया अपना रहे हैं। हमारे ये स्ट्रीट वेंडर फुटकर व्यापारी को जो है जबरान हटाया जा रहा है, लोगों के सामान जब्त किए गए हैं और लोगों को जो है व्यापार बंद करने के लिए जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। इस अवस्था में यहाँ डूंगरपुर का फुटकर व्यापारी स्ट्रीट वेंडर्स आज धरना दे रहा है और जिला प्रशासन और नगर परिषद को चेतावनी दे रहा है कि आप समय रहते हमें व्यापार करने दीजिए। हमारा संरक्षण अधिनियम है, उसके अनुसार हम व्यापार कर रहे हैं। अगर प्रशासन जो हमारी मांगे नहीं मानता है और हमें व्यापार करने नहीं देता है तो ये जो है स्ट्रीट वेंडर फुटकर व्यापारी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की और जिला प्रशासन की रहेगी। इसलिए आज ये धरना जो है डूंगरपुर शहर के फुटकर व्यापारियों के द्वारा दिया जा रहा है। हम अपेक्षा करते हैं जिला प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन इमीडिएटली संरक्षण बिल को जो है अधिनियम को लागू करते हुए हमारे व्यापारियों को व्यापार करने दें, अन्यथा संघर्ष आर पार होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। हाँ, किस लिए आप यहाँ धरना दे रहे हो? ये नगर परिषद द्वारा पहले कई छोटे व्यापारियों की लारी वगैरह उठा के ले गए थे और इन लोगों ने मांग रखी और उसके हिसाब से नगर परिषद ने लिखित रूप में दिया था इनको कि आप पीली पट्टी के अंदर रह के अपना काम चला सकते हो, छोटे व्यापारी हो, छोटा काम कर सकते हो यूँ। इसके बावजूद भी इन लोगों ने कल परसों से लगातार छोटे जो लारियाँ थी, कई जगह दूसरा सामान था, सब्जी वगैरह था, वो सब ले जाके नगर पालिका में नगर परिषद के अंदर पटक दिया है और इन लोगों को डरा धमका जा रहा है। अभी हम नगर परिषद के अंदर गए थे, हमने आयुक्त महोदय से बात की। आयुक्त महोदय कह रहे थे कि मेरे पास चार्ज नहीं है और ये चार्ज है वो एसडीएम महोदय के पास है। इसके बावजूद हमने चेयरमैन साहब से बात की, चेयरमैन साहब के ऊपर पार्षद महोदय ने बात की तो इन्होंने ये बताया कि छोटे व्यापारी हैं, इनको तुम्हारे घर ले जाके बड़ा कर दो यूँ। ये हम आम गरीब लोगों के खिलाफ में जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, इसका हम सख्त विरोध करते हैं और अभी तो ये कम ही लोगों को हम संपर्क करके लाए हैं। अगर जरूरत पड़े पूरे बाजार को बंद कराने का काम करेंगे, क्योंकि आज होली का त्योहार आ रहा है। इस होली के त्योहार के अंदर हमारे घर पे जैसे तैसे 2 रुपया, अगर 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो कुछ भी कमाता है ले जाके देते हैं और इस स्थिति के अंदर हम आ गए हैं। हमारे घर पे खाने का सामान भी शाम को नहीं ले जा पा रहे हैं, ये स्थिति आ गई है। इसलिए आपके चैनल ने यहाँ आके हमें कवरेज करने की कोशिश की। आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार, और मांग करते हैं सरकार से जल्द हमें बैठने का अधिकार दिया जाए। और दर्शन मैदान के पास बैठ रहे हैं तो थोड़ी सब्जी लेके बैठने नहीं दे रहे। हम नगर पालिका गए थे तो उन्होंने बताया कि तुम मंडी से सब्जी लाते हो, बड़ा ढगला बना के बैठ जाते हो। हमारा पानी ही नहीं है। मैं बेड़ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम नर्मदा है। वहाँ हमारे पहाड़ों में पानी नहीं है तो मंडी से सब्जी लाके बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमारे भी घर खर्चा पानी कैसे चलेगा? इतना ही बोलना है। बीकानेर जिले के नौखा तहसील के केडली ग्राम पंचायत की सरकारी स्कूल देवनाड़ा में कल पानी की टंकी ढहने से 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चों के परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज धरना स्थल पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे। बेनीवाल ने जहां परिजनों को उचित मुआवजा व संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है, वहीं अब तक प्रशासन से हुई सभी वार्ताओं का दौर विफल रहा है। हालांकि जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने एक्शन लेते हुए स्कूल प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बीकानेर से लोकेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से विगत 23 जनवरी को चोरी हुई टाटा हैरियर कार को कोतवाली थाना पुलिस ने जयपुर से बरामद कर 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कार चोरी की घटना का खुलासा करते हुए
पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सवाई माधोपुर जिले के ही निवासी हैं और दोनों विगत कई समय से लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने का काम कर रहे थे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। ये गाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में रात्रि के समय की ये वारदात है, चोरी हुई थी और इसे खोलने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। और ये गाड़ी जो चोरी की उसमें गैंग के दो लड़के हैं, एक दिलीप उर्फ कुंजी है जो कि गंगापुर सदर इलाके का रहने वाला है और एक और इसका साथी कुंजीलाल मीना, वो भी माधोपुर के वजीरपुर का रहने वाला है। ये दो लड़कों ने वारदात की है। ये ज़िले में कोई चोरी की गाड़ी लेके पहले आते थे, उसका नंबर प्लेट चेंज करके रैकी करते थे और फिर ये जो भी गाड़ी इनको पसंद आती उसको चुरा के ले जाते थे। और जैसा कि हमारी अनुसंधान में जानकारी में आया है कि ये जो आजकल की ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं जो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो जाती हैं, तो ये इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है ये वहाँ से कहीं से खरीद के लेके आते थे बाहर से और उसको यूज़ करके इस गाड़ी को ऑपरेट करके इसको चोरी करके ले जाते थे। सवाई माधोपुर के अलावा और कहाँ से इन लोगों ने गाड़ियाँ चोरी की हैं? जो इस गैंग ने 3 गाड़ियाँ जयपुर से चोरी की है, तो जयपुर पुलिस ने अपनी गाड़ी रिकवर की है और समीपवर्ती जिलों में जो चोरियाँ हुई है उसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या इस गैंग का इसमें कोई हाथ हो सकता है। मैडम दोनों कहाँ से गिरफ्तार किए हैं? ये जयपुर से इनको गिरफ्तार किया। ये गाड़ी क्या बेचने की फिराक में थे? हाँ, ये बिल्कुल इस गाड़ी को बेचने की फिराक में थे। इनके ऊपर और भी कोई मुकदमे दर्ज है? हाँ, दिलीप उर्फ कुंजी का रिकॉर्ड है हमारे पास, उसके पहले भी आरपीजी और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और इसका दूसरा साथी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हम चेक करवा रहे हैं। इनसे पूछताछ में क्या उम्मीद है मैम, कुछ और भी खुलासा होने का है? बिल्कुल, इससे हमें पूछताछ में बिल्कुल उम्मीद है कि ये गाड़ी आगे पूर्व में इन्होंने कहाँ गाड़ियाँ बेची है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी और आसपास की इलाके के अन्य जो वाहन चोरी की वारदात है वो भी खुलने की संभावना है। डीग जिले के गांव सेयू और पहलवाड़ा के बीच एक ऐसी गौशाला जिसे जड़खोर गौशाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ बाबा घनश्याम दास और हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जिसकी लोग मंगल शनिवार को काफी संख्या में परिक्रमा भी लगाते हैं। वहीं एक ऐसी गौशाला है जो जड़खोर के नाम से प्रसिद्ध है। ये सुरभि गौशाला और कामधेनु गौशाला के नाम से भी जानी जाती है। इस गौशाला में लगभग 10,000 गायें और नंदी महाराज मौजूद हैं। सर्वेश्वर दास महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट में। दिखाई नहीं देंगे, बहुत कम है। अगर ऐसी गोमाता हैं तो वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। महाराज जी कहते हैं कि ये कुछ भगवत लक्षण होते हैं जो विशुद्ध अपनी नस्ल में उत्तम गोमाता होती है उनके, ये बीचों बीच चक्कर का होना गोमाता की पीठ के ऊपर। और एक लक्षण जो शुद्ध नस्ल के होते हैं वो ये है कि इनकी पूंछ की लंबाई देखिए, पूंछ की लंबाई जो है धरती को स्पर्श करते हुए है। और जो गलकंबल है वो गलकंबल देखिए कितना विशाल गलकंबल है, देखिए कितना विशाल नीचे से गोलाई लिए हुए और कितना विशाल गलकंबल है। ये गौ माता की एक निशानी है कि ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। और एक और रूप जो हम भगवान का बताते हैं कि भगवान कभी भी विचलित नहीं होते, ना दुखी होते ना प्रसन्न होते, प्रफुल्लित रहते हैं भगवान हमेशा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 20 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। न्यूज 21 चैनल की टीम ने चित्तौड़गढ़ के कुछ लोगों से बजट के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। प्रबुद्ध जनों ने बजट के बारे में क्या कुछ कहा, सुनते हैं चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की इस रिपोर्ट में। सर क्या नाम आपका? डॉक्टर IM सेठिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चेयरमैन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सर आज क्या है? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जो राजस्थान का पहला ग्रीन बजट पेश किया है, मैं आर्थिक पक्ष देखूं तो सरकार ने बजट पर नियंत्रण रखते हुए गत वर्ष के मुकाबले जो घाटा था उस पर नियंत्रण रखते हुए राजस्व वृद्धि के माध्यम से राजस्व व्यय करने का प्रयास किया है और इस माध्यम से राजस्थान विकसित कैसे बने इस दिशा में कदम उठाए हैं। मैं समझता हूँ कि खासतौर से उद्योग, व्यापार, किसान, युवा, महिलाएं सभी वर्ग पे फोकस किया गया है और ख़ासतौर से राजस्व जुटाने के लिए चाहे माइनिंग का सेक्टर हो, पेट्रोलियम का सेक्टर हो या जो वेट की पुरानी डिमांड खड़ी है उस माध्यम से हो, काफ़ी एमनेस्टी स्कीम के माध्यम से राजस्व जुटाने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूँ कि विवाद कम होंगे, रेवेन्यू बढ़ेगी तो
उस रेवेन्यू का विकास में भागीदारी हो सकती है। इस नाते वित्त मंत्री ने काफ़ी इस दिशा में प्रयास किया है और राजस्थान के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से सड़क जैसे है तो जो पुरानी सड़कें हैं उसके मरम्मत तक का ध्यान रखा है और मैं समझता हूँ कि विकसित दिखने में इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो राजधानी एक आदर्श राजधानी बने, राजस्थान का प्रत्येक ग्राम विकास हो, इसके लिए ग्राम 5000 की आबादी वाले जो गाँव हैं उसके वहाँ सड़क पथ के माध्यम से लेकर के और उद्योग धंधे किसान सभी वर्ग के लिए जो है महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि विकसित राजस्थान की दिशा में वित्त मंत्री ने काफ़ी कठोर कदम उठाए हैं। अब निर्णय देखना है कि इस बजट में जो पिछली बार की बताया गया कि 73% घोषणाएं प्रभावी की गई है, तो इस बजट की घोषणाओं को प्रभावी किया जाए तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पे राजस्थान का विकास सुनिश्चित होगा और विकसित राजस्थान की ओर दिशा में एक अच्छा कदम साबित होगा। अनिल कुमार ईनानी। अनिल जी, बात की जाए आज आम बजट पेश हुआ है प्रदेश सरकार का, तो किस तरह देखते हैं इस बजट को आप? ये जो आम बजट पेश हुआ है उसमें सरकार ने पूरे राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को और जो लोग वंचित लोग हैं उन सभी का ध्यान में रखते हुए विकास की और राजस्थान को प्रगति पर ले जाने के लिए बजट पेश किया है। क्या है प्रमुख बातें इसमें? प्रमुख बातें जैसे हमारे गरीब परिवारों के लिए जो पहले 100 यूनिट बिजली थी उसे बढ़ाकर मासिक 150 यूनिट बिजली कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले 1100 रुपये मिलती थी वो 1250 कर दी है। किसान सम्मान निधि को भी 8000 से बढ़ाकर 9000 कर दिया है। किसानों के प्रति भी हमारी सरकार ने सम्मान का प्रदर्शन किया है। चित्तौड़ विधानसभा में भी 2 या 3 रोडें जो है बड़ी बड़ी रोडें 40 किलोमीटर और 17 किलोमीटर की, एक 40 करोड़ की, एक 28 करोड़ की, और विकास के लिए काफ़ी कुछ सरकार ने हमें दिया है। एक साल में सरकार ने घोषणा की है कि बेरोजगारों के लिए 1,25,000 सरकारी नौकरियां एवं जो राइजिंग राजस्थान के तहत जो एमओयू है उसमें 1.5 लाख निजी रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे और ये स्थानीय स्तर के युवाओं के लिए ही रहेगा, ऐसा माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अपने बजट भाषण में घोषणा की है। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने राजस्थान को प्रगति की ओर और विकासशील बनाने के लिए जो बजट पेश किया उसके लिए धन्यवाद। साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले में एक फूड टेस्टिंग लैब का भी घोषणा की गई है जो कि अब तक उदयपुर जाते थे सैंपल टेस्ट होने के लिए, तो ये भी एक हमारे चित्तौड़ के लिए एक उपलब्धि का विषय है। दीग जिले की तहसील खो में स्थित ब्रज 84 कोस का रास्ता पिछले 2-3 साल से अवरुद्ध पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच मनमानी के चलते रास्ते को नहीं बनवा रहा, जबकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने रास्ते के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। रास्ता कीचड़ की वजह से अवरुद्ध है और आए दिन हादसे होते रहते हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच अपनी मनमानी के चलते स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं कर पा रहा। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट में। काम करने के हाँ जी, आप कहाँ की हो? यही काम की हो? हाँ, मैं यही काम की। तो ये आप यहीं से निकलो, यही रास्ता पे थे? हाँ, यही रास्ता। तो ये रास्ता बन कैसे ना रहो? अब मौका पता सरपंच पता होएगी कि जवार पता होएगी। तो सरपंच थे आपने एक आध बार आदमी ने शिकायत करी है? हाँ, सबन ने कर दी साहब, क्यों ना करी, खूब करी बातें शिकायत। ना बनवावे? ना बनवावे। आपको नाम मुक्ति है साहब। हाँ, क्या कह रही हो मैं? हम बहुत परेशान है, कीचड़ में चल रहे हैं, कीचड़ में चल रहे रात दिन आके। हाँ, सबरे मारो सबरी बस्ती को यही जगह बेकार और आवे तो निकरवे को यही रास्ता है। हाँ, निकरवे को यही रास्ता है हमारा, सीधी बात। ये नाम? हाँ, निहाल सिंह है भैया। हाँ बाबा, क्या परेशानी है? परेशानी घोटू खींचे निकले ना जाए। तो बन कैसे ना रहो बाबा? बन सरपंच सुने, कोई मंत्री सुने, कोई ना सुन लो। तो ये अक्का ये तो पैसा भी दिए मंत्री साहब ने दिए, बोल को आता नहीं कुछ ना है। ठीक। जल महलों की नगरी डीग अपने प्राकृतिक रंगीन फव्वारों, किले व कलाकृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां दूर दराज इलाकों सहित देश विदेश से पर्यटक जल महल देखने आते हैं। लेकिन धरोहर के जिम्मेदारों व प्रशासन की लापरवाही की वजह से जिले के नागरिक और राहगीर खतरे के साथ जी रहे हैं।
शहर में शीश महल व पुराना बस स्टैंड स्थित शहीद से गोवर्धन मोड़ की तरफ किले के चारों ओर सुरक्षा दीवार नहीं है और सड़क के किनारे सपाट जगह बन गई है, जिससे पैदल यात्री और वाहनों के खाई में गिरने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। कई बार तेज रफ्तार बाइक सवार एवं साइड लेने वाले खाई में गिर जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि व प्रशासन मौन बना बैठा है। वहीं दूसरी ओर किले के चारों ओर बनी खाई में शहर की नालियों का गंदा पानी व गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे वहां से गुजरने वाले स्थानीय नागरिकों और यहां आने वाले पर्यटकों को दुर्गंध का सामना करने के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है। ऐसे लोगों की समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। डीग से पंकज शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बसवा उपखंड के अंतर्गत करनावर पंचायत में अगवाली बस स्टैंड पर पंचायत के सामुदायिक शौचालय की हालत दयनीय थी। इस संबंध में न्यूज 21 ने खबर प्रसारित की थी। खबर का असर होते ही ग्राम पंचायत ने फौरन सामुदायिक शौचालय को दुरुस्त कराया और उसकी पुताई करके बेहतर बना दिया। मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में न्यूज 21 सदैव आम नागरिक के साथ खड़ा है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 20 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया। कोटा के दक्षिण विधानसभा के विधायक संदीप शर्मा ने इस बजट पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, देखिए कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट में। नमस्कार। बजट 2025 राजस्थान के विकास की गौरव गाथा लिखने वाला एक ऐतिहासिक बजट सिद्ध होगा। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिस प्रकार का बजट उन्होंने अपनी मेहनत के साथ राजस्थान को दिया है और कोटा शहर को इतनी सौगातें दी हैं, जिनके लिए कोटा शहर वासी की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कोटा में हमने जो मांगें रखी थी वो मांगें माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के प्रयासों से हमारी वो सारी मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में पूर्ण की है। चाहे वो मथुराधीश जी का कॉरिडोर हो, चाहे वो मिनी सचिवालय हो, चाहे वो नवीन कारागृह की मांग हो, कैंसर यूनिट की स्थापना कोटा शहर के न्यू मेडिकल कॉलेज में हो, अथवा न्यू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय परिसर के अंदर कॉटेज वार्ड की स्थापना हो। ये सारी मांगों को जो है बजट में जो है स्थान मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं। कोटा के अंदर जो सुसाइड की प्रवृत्ति युवाओं के अंदर बढ़ रही थी, युवा मानसिक विकास केंद्र की भी स्थापना इस चिकित्सालय के अंदर होगी। कोटा बैराज के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कोटा के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कोटा स्पोर्ट्स स्कूल की भी स्थापना इस बजट में रखी गई है। मैं जिस तरीके से कोटा शहर की रोडों के विकास में हमने कहा था, तो लगभग 35 करोड़ रुपए से कोटा शहर और कोटा दक्षिण की विधानसभा का सुदृढ़ीकरण का कार्य होगा। 150 करोड़ रुपए से स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, जिसमें पूरे देश भर से बच्चे आकर अध्ययन करेंगे और कोटा वासी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। और जिस तरीके से एयरपोर्ट के पास एरो सिटी का निर्माण होगा, उससे कोटा का विकास होगा। निश्चित रूप से कोटा की इंडस्ट्री को लेकर भी गोपालपुरा के अंदर नया इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। तो कि ऐसा बजट है जो कोटा शहर के विकास की नई इबारत को लिखेगा। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय दिया कुमारी जी का, जिन्होंने कोटा शहर वासियों की हर मांग को पूरा किया है इस बजट में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी को नमस्कार।